नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास +2 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस लेसन नंबर फर्स्ट के पार्ट 2 को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर एंड वर्ल्ड ग्रुप। देखिए, हेडिंग लिखी है मैंने, मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोल्ड वॉर का मीनिंग है क्या। जनरली अगर कोल्ड नाम जब हमारी आंखों के सामने आता है तो लोग कहते हैं ठंडा या कोई भी ऐसी चीज जिसका टेम्परेचर बहुत लो होता है। बट कोल्ड के साथ वॉर जो शब्द है वो यूज किया गया है किसी कॉन्फ्लिक्ट की, और वो इंडिकेट करता है। तो इट मीन्स ऐसा युद्ध जो ठंडा था या ऐसा युद्ध जिसके अंदर वेपन्स का यूज नहीं किया गया। तो इसी शब्द को अगर हमें डिफाइन करना हो तो इसका जो लिटरल मीनिंग बनता है वो बनता है कि आफ्टर द 1945 टेंशन बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर इज नोन एज कोल्ड वॉर। या फिर इसको इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि after the second world war two superpowers are there, one is USA and second one is USSR, and tension between the both countries, ideologically conflict also, and this all things are known as called war। अब देखिए था क्या कि अगर हम बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि शुरू हुआ 1 सितंबर 1939 में और जिसका एंड हुआ 2 सितंबर 1945 में। मींस अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देखें तो ये कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बहुत ज़्यादा लंबा चला। लगभग 6 साल 1 दिन तक ये युद्ध चला। हजारों लोग मारे गए, इकोनॉमिक जो लॉस हुए उसके रीजन में बहुत सारे कंट्रीज में जो इकोनॉमिकली जो क्राइसिस था वो आ गया। इसके साथ साथ अलग अलग देशों के अंदर जो इंडस्ट्रीज थी वो फेल होने के कगार पे आ गई, बिकॉज ड्यू टू दी वर्ल्ड वॉर हुआ ये कि जो प्रोडक्शन थी वो नहीं हो पा रही थी। इसके साथ साथ डिफरेंट कंट्रीज का जो ट्रेड था वो खत्म होने के कगार पे था। मीन्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश के ऊपर इसका इम्पैक्ट दिखाई दिया। हर तरीके से जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था वो फर्स्ट से ज्यादा खराब था या फर्स्ट से ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ने वाला था। अब बात कर लेते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन कौन से कंट्री इंगेज थे और उन्हें याद करने की ट्रिक क्या होगी। तो देन 2 ग्रुप्स आर देयर, वन इज फ्रेंड्स ग्रुप, इसे अलायंस ग्रुप भी कहा जाता है, मित्र राष्ट्र भी इनको कहा जाता है। इसे याद करने की जो ट्रिक है, आप किसी ना किसी आर्मी पर्सन को बहुत लाइक करते होंगे और इसलिए आप सिर्फ याद रखें BSF A। क्या? BSF A, B से ब्रिटेन, S से सोवियत रसिया, F से फ्रांस, A से अमेरिका। देखिए, B से ब्रिटेन, S से USSR, और USSR की फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, F से फ्रांस, A से अमेरिका। ए को मैंने यहाँ पे लास्ट क्यों लिखा, बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर बिगेस्ट कंट्रीज की बात करें और सबसे पावरफुल कंट्रीज की बात करें उनमें यूएसए था, और सबसे लास्ट में सबसे लास्ट में एंट्री करने वाला जो था वो यूएसए था, जिसने पूरे के पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कंप्लीट जो सिनेरियो था उसे चेंज कर दिया। इसके कंप्लीटली जो रिजल्ट था उसको उसने चेंज किया। सेकेंड जो ग्रुप जिनकी क्राइसिस थे, जिनका कॉन्फ्लिक्ट था इन कंट्रीज के साथ, फ्रेंड्स ग्रुप के साथ, दैट इज एक्सिस पावर। एक्सिस पावर मींस धुरी शक्तियां। इनके लिए एक्सिस वर्ड को यूज क्यों किया गया, क्योंकि जनरली इनका कोई एक तरीके से ग्रुप नहीं था। रीजन थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया गया। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद बहुत सारे
अनवांटेड रूल्स, अनवांटेड कंडीशन, अनवांटेड ट्रीटीज के ऊपर साइन करवाया गया जापान, जर्मनी और इटली से। उसी अपमान का बदला लेने के लिए इन कंट्रीज ने क्या किया, इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ये रीजन बने, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन्हीं कंट्रीज के द्वारा कहीं ना कहीं अप्रोच किया गया, शुरू किया गया। ये बहुत बड़े रीजन थे उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर को शुरू करने के लिए, इसीलिए इनका नाम एक्सिस या धुरी शक्तियां या केंद्र शक्तियां कहलाई। इसे याद करने की जो ट्रिक है, JZI, जेजी याद रखें। जेजी जो पंजाबी सिंगर है उसका नाम बहुत सारे लोगों को पसंद है, तो सिर्फ आपको वही नाम याद रखना है। जे से जापान, जी से जर्मनी, आई से इटली। तो दीज आर द टू ग्रुप्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और इन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा इनका इम्पैक्ट दिखाई दिया। अब देखिए इसके साथ साथ अगर हम बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कुछ ऐसे एरियाज जो इन कंट्रीज के साथ अटैच थे और उनमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखाई दी। फर्स्ट वन इज चाइना। चाइना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए के साथ था, बिकॉज यूएसए आल्सो कम्युनिस्ट कंट्री, साम्यवादी देश था, एंड चाइना आल्सो कम्युनिस्ट कंट्री, ठीक है। तो इसलिए दोनों की आइडियोलॉजी सेम थी, दोनों की डेमोक्रेटिक सिस्टम सेम था, दोनों का पॉलिटिकल सिस्टम सेम था। सो बोथ आर फ्रेंड्स एंड सो दे आर फेवर इन दी BSF-A, वो इस ग्रुप में था। अब बात करते हैं इंडिया की, कि इंडिया किस साइड था। अब बहुत सारे लोगों को ये लगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया ने तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं, बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडिया इज डोमिनियन स्टेट्स ऑफ द ब्रिटिशर, या उस टाइम तक हम आजाद नहीं हुए थे। इंडिया कहीं ना कहीं ब्रिटेन के अंडर था, हम ब्रिटेन के गुलाम थे। सो इंडिया को बिना पूछे या बिना इंडियन लीडर से पूछे बाय द ब्रिटिश अथॉरिटी अनाउंसमेंट कर दी गई कि इंडिया भी उनके साथ है। तो इंडिया इस ग्रुप में माना गया। बहुत सारे इंडियंस को बाय फोर्सली रिक्रूट किया गया आर्मी के अंदर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इंगेज किया गया, और बहुत सारे भारतीयों ने वीर गति प्राप्त की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इसके साथ साथ म्यांमार की बात करें, म्यांमार आल्सो, तो ये जो कंट्रीज थे ना चाहते हुए भी इन कंट्रीज को इकोनॉमिक जो लॉसेस थे वो झेलने पड़े। इनके अंदर जो भी इकोनॉमिक यूनिट्स थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करूं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की बात करूं, उनकी प्रोडक्शन थी वो लेस होना शुरू हुई। कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में लॉकडाउन देखने को मिला, या जो प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज नहीं हुई ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बिकॉज इन कंट्रीज का कहीं ना कहीं ट्रेड जो था वो इस ग्रुप के साथ बहुत ज्यादा था, डोमिनेट थे, और जब ट्रेड ही नहीं था तो प्रोडक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। सो ड्यूरिंग दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चाइना, इंडिया एंड म्यांमार एंड सम अदर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड सम एशियन कंट्रीज आल्सो फेस इकोनॉमिक क्राइसिस और फेस इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन दिस एरा। अब बात कर लेते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, उस घटना की, उस एक्सीडेंट की जिसने पूरे के पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर को चेंज कर दिया। मींस सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड यूएसए। मैंने कहा था कि यूएसए सबसे लास्ट में आया, बट यूएसए को जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए अगर बात करूं मैं फ्रांस की और ब्रिटेन की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रांस और ब्रिटेन की हालत बहुत ज्यादा खराब थे। लग रहा था कि कुछ ही डेज में, विद इन फ्यू डेज दे स्टैंडर्ड, मींस कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज क्या कर देंगे, सरेंडर कर देंगे। और दूसरी साइड अगर मैं इटली की बात करूं और जापान की बात करूं तो इनकी कंडीशन भी बहुत ज्यादा खराब थी। लग रहा था कि कोई भी किसी भी टाइम सरेंडर कर देगा। ऑन दैट टाइम ब्रिटेन ने अप्रोच किया किसको, यूएसए को, कि हमारी सहायता करें, बट अमेरिका ने कुछ नेम्स के अकॉर्डिंग, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट करने के लिए बात करी। उसने कहा कि बिना किसी बाउंडेशन के मैं इस युद्ध में पार्टिसिपेट करूंगा, और जो भी मुझे बेनिफिट्स होंगे वो मैं अपने अकॉर्डिंग गेन करने की कोशिश करूंगा। ऐसे कुछ कंडीशंस के चलते यूएसए ने पार्टिसिपेट किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और जैसे ही इसने पार्टिसिपेट किया उसने ऑन द डेट ऑफ 6th of अगस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्टार लगा देता हूं, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 स्टार ये क्वेश्चन है। ऑन द डेट ऑफ 6th of अगस्त 1945 यूएसए यूज्ड न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट द जापान।
अब देखिए जापान की हिरोशिमा के ऊपर क्या किया गया, न्यूक्लियर वेपन को यूज किया गया बाय दी यूएसए। कब, डेट क्या थी, 6 अगस्त। जो वेपन था, जो बम यूज किया गया, एटॉमिक बम यूज किया गया, उसका नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय इसका नाम क्यों रखा गया, बिकॉज अगर उसकी कैपेसिटी की बात करें तो नियर अबाउट 15 किलोटन का इसका जो वेट था, उसके रीजन में इसके स्ट्रेंथ को देखते हुए, इसके वेट को देखते हुए क्या किया गया, इसका ये नाम दिया गया। अब जापान की हिरोशिमा पे ही इसे क्यों सेट किया गया, बिकॉज जापान की जो हिरोशिमा थी वो एक कॉमर्शियल सेंटर था, बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी और यहीं से मैक्सिमम जो प्रोडक्शन थी वो जापान की होती थी। सो इस कंट्री को क्या किया गया, इस कंट्री के इस सिटी को चूज किया गया और उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर दिया गया बाय दी यूएसए। अब देखिए जब 6 अगस्त को उसके ऊपर यूज किया गया तो बहुत सारा लॉस हुआ जापान को, बट जापान ने सरेंडर नहीं किया। अगले 1-2 दिन तक फिर ऑब्जर्व किया गया सारी चीजों को, और जापान कहीं ना कहीं युद्ध में हावी हो रहा था फ्रांस और ब्रिटेन के ऊपर। सो अमेरिका ने क्या किया, अगेन यूज किया न्यूक्लियर वेपन्स। कौन सी डेट को, 9 अगस्त को, जापान के किस शहर पे, नागासाकी के ऊपर। और ये जो था यहाँ कंप्लीटली ट्रेड एंड कॉमर्स की को लेकर बहुत सारे ऑफिसेस थे, बहुत सारे यहाँ पे जो मेन जो ब्रांचेस थी जापान की वो यहाँ पे थी। और जब इस बम का जो नाम रखा गया वो रखा गया फैटमैन, बिकॉज इसकी जो कैपेसिटी थी वो लिटिल बॉय से कहीं ज्यादा थी, तो इसलिए इसका नाम रखा गया फैटमैन। अब देखिए जापान पूरे तरीके से टूट चुका था इन दोनों बमों की मार झेलने के बाद में, और उसने सरेंडर कर दिया। और जापान के सरेंडर करने के साथ ही क्या हुआ, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो क्या कर दिया गया, खत्म करने की अनाउंसमेंट कर दी गई। बट ड्यू टू द लैक ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया ये जो न्यूज थी वो सारे एरिया में नहीं पहुंच पाई, और धीरे धीरे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो 2 सितंबर तक के टाइम तक चला। कहीं छोटी छोटी घटनाएं होती रही, पर अल्टीमेटली 2 सितंबर था, उसे लास्ट डे डिक्लेयर कर दिया गया बाय दी बोथ पार्टीज कि ये दिन लास्ट होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। अब देखिए जब यूएसए ने एटॉमिक एनर्जी यूज कर दी तो उसने क्या किया, यूएसए प्रूव दैट द मोस्ट पावरफुल नेशंस इन द वर्ल्ड। यूएसए ने जैसे ही परमाणु बमों का यूज किया, अमेरिका ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी, अपनी विल जाहिर कर दी कि वो है दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री। मींस कोई भी देश जो था उसने एकदम से अपोज नहीं किया इस बात को कि अमेरिका ने बमों का यूज क्यों किया, बट धीरे धीरे उसके प्रति जो प्रतिक्रियाएं थी वो आना शुरू हुई। बहुत सारे कंट्रीज ने अपने रिव्यू देना या अपने जो एक्सप्रेशन थे अपने मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, डिफरेंट मैगजीन्स के थ्रू अमेरिका के अगेंस्ट और अमेरिका के फेवर में बातें कहना शुरू कर दिया। तो देखिए हुआ क्या क्या। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका ने यूज कर लिया एटॉमिक एनर्जी को, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कंट्रीज अमेरिका के फेवर में आ गए, और कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीज ऐसे भी थे जिन्होंने अमेरिका का खुल के विरोध किया। अब देखिए सम नेशंस इन फेवर ऑफ यूएसए बट सम अगेंस्ट, कुछ देश ऐसे थे जो यूएसए के फेवर में थे और कुछ इसके अगेंस्ट। फेवर की अगर बात करें, ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूएसएसआर, और दूसरे कुछ कंट्रीज थे वो भी अमेरिका के फेवर में थे। बट अगेंस्ट की बात करूं तो इंडिया, जापान, जर्मनी, इटली और दूसरे बहुत सारे कंट्रीज ने क्या किया, अमेरिका को क्रिटिसाइज करना शुरू किया कि ये जो स्टेप उठाया गया वो ठीक नहीं है। बिकॉज इस युद्ध के अंदर जब वेपन्स का यूज किया गया, परमाणु बमों का यूज किया गया, तो जो सिविलियन लोग थे, आम जो नागरिक थे, उनकी भी डेथ हुई। सो इस तरीके से जो ह्यूमन राइट्स थे उनका अबोलिशन हुआ, और इसी रीजन पे अमेरिका के इस स्टेप की क्या की गई, आलोचना की गई बाय दी डिफरेंट कंट्रीज। अब देखिए सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर थे उसके रिजल्ट क्या रहे, उसके परिणाम क्या रहे। JZI, जापान, जर्मनी और इटली, इन्होंने युद्ध को क्या कर दिया, लॉस्ट कर दिया, ये युद्ध हार गए। युद्ध हारने के बाद में हुआ क्या कि जापान और जर्मनी और इटली को युद्ध को हरजाने के लिए या युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए ब्रिटेन, फ्रांस
यूएसएसआर और यूएसए को बिलियंस ऑफ डॉलर देने पड़े। इसके साथ साथ अगर इनके बहुत सारे ऐसे एरियाज इन तीनों कंट्रीज के जहां से ऑयल रिसोर्सेज, कोल रिसोर्सेज या माइनिंग का काम होता था, वो कम्प्लीटली एरियाज इन कंट्रीज को दे दिए गए। इसके साथ साथ कुछ दूसरी बड़ी चीजें दिखाई दी। इसके बाद बहुत सारी अनवांटेड ट्रीटीज की गई इन तीनों कंट्रीज के साथ, और इन ट्रीटीज का एक ही एम था कि इन तीनों कंट्रीज को इतना वीक कर देना, इतना कमजोर कर देना कि इन फ्यूचर जापान, जर्मनी और इटली किसी भी वॉर के बारे में सोच भी ना सके। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो ट्रीटीज की गई, जो बातें की गई, जो रूल्स अडॉप्ट किए गए, वो कहीं ना कहीं टोटली अगेंस्ट थे जापान के, जर्मनी के और इटली के। नेक्स्ट देखिए कंपटीशन बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर एंड टेंशन आफ्टर द 1945 और द आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। पूरी दुनिया में दो बड़ी शक्तियां, ओनली टू सुप्रीम पावर्स आर देयर, वन इज यूएसए एंड सेकेंड वन इज यूएसएसआर। अब दोनों कंट्रीज में क्या हुआ, कुछ रीजन भी, किन किन चीजों को लेकर, अपने थॉट्स को लेकर, अपने आइडियाज को लेकर, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर, अपने इकोनॉमिक सिस्टम को लेकर और बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स को लेकर एक दूसरे के साथ जो मतभेद थे वो होना शुरू हो गए। किन किन किस किस बातों को लेकर, थॉट्स को लेकर, आइडियाज को लेकर, पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर, इकोनॉमिक सिस्टम को लेकर। अब प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी यूएसए और यूएसएसआर दोनों के बीच में। सो इन दोनों के बीच में जब प्रॉब्लम्स होना शुरू हुई तो दोनों ने अपने आप को पावरफुल करने के लिए, बोथ कंट्रीज want to improve their army strength, want to improve their trade strength, want to improve their economic structure, want to improve their political structure, means overall areas के अंदर improvement के लिए दोनों कंट्रीज ने अपने आप को पावरफुल करने की कोशिश की। और इसी की रिजल्ट में उन्होंने एक दूसरे की थॉट को, थिंकिंग को, आइडियाज को, पॉलिटिकल सिस्टम को, इकोनॉमिक सिस्टम को, ट्रेड को, कल्चर को, सारी चीजों को एक दूसरे की अगेंस्ट यूज करना शुरू किया। यूएसए ने कहा कि जो यूएसएसआर है उसका स्ट्रक्चर, उसकी सारी चीजें अच्छी नहीं है, और सेम इसी तरीके से यूएसएसआर ने कहा कि यूएसए के जो सारे मॉडल्स हैं वो ठीक नहीं है। सो दोनों ने एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना शुरू किया, और इसी रीजन भी आफ्टर द टाइम ऑफ 1945 इन दोनों कंट्रीज के बीच टेंशन अराइज हो गई। दोनों के बीच टेंशन दिखाई दी, और जो टेंशन दोनों के बीच दिखाई दी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वही सारी टेंशन कहलाई कॉल्ड वॉर। अब देखिए कॉल्ड वॉर उसे क्यों कहा गया, बिकॉज जो उनके बीच टेंशन थी वो इस पॉइंट तक नहीं पहुंची कि दोनों के द्वारा बाय द यूएसए एंड बाय द यूएसएसआर की आर्मी का यूज किया गया हो और आर्म्स का यूज किया गया हो। ना तो हथियारों का प्रयोग किया गया और ना ही आर्मी का यूज किया गया। मींस कहीं ना कहीं दोनों की आर्मी तैयार थी, बट एक दूसरे की आर्मी ने अटैक नहीं किया। सो इस सारी सिचुएशन को क्या बोला गया, कोल्ड वॉर बोला गया। अब देखिए अगर दोनों के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोनों की टेंशन के चलते अगर दोनों के बीच युद्ध हो जाता, दोनों के कंपटीशन को लेकर, तो क्या होता। एक साइड यूएसए था और दूसरी साइड यूएसएसआर था। अब दोनों ने अपने आप को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या काम किए, उन्होंने अपने पॉलिटिकल सिस्टम को इंप्रूव करने की कोशिश की, इकोनॉमिक सिस्टम को इंप्रूव करने की कोशिश की, अपने ट्रेड को इंप्रूव करने की कोशिश की, कल्चर को इंप्रूव करने की कोशिश की, अपने आर्म्स को इंप्रूव करने की कोशिश की, और अपनी आर्मी को इंप्रूव करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं दोनों अपने आप को पावरफुल कर रहे थे और दोनों ने बहुत सारे
रिसर्च की सभी एरियाज में। मीन्स कहीं ना कहीं वो शो कर रहे थे इस बात को कि वो दोनों ही एक दूसरे से पावरफुल है। इसके साथ साथ दोनों ने क्या किया, बहुत सारी कंट्रीज के साथ अलायंस करना शुरू किया, समझौते करना शुरू किया या ग्रुप्स बनाने शुरू किए। अमेरिका जो था उसने ग्रुप बनाना शुरू किया स्टार्टिंग में नाटो के रूप में, उसके बाद में इसने सेंटो बनाया, सीटो बनाया। मीन इस तरीके के ग्रुप मेनली अगर नाटो की बात करें तो इसे बनाया गया और इसका एक ही पर्पस था और वो पर्पस था कि सिर्फ आर्मी को अच्छा करना और आर्म्स को अच्छा करना। इसे बनाया गया 4 अप्रैल 1949 को। अब इसी के रिस्पॉन्स में यूएसएसआर ने भी क्या किया, वार्सा पैक्ट बना डाला। कब? 1955 में। इस तरीके से इन दोनों कंट्रीज ने क्या किया, अलग अलग एरियाज में इनके जो भी कंट्रीज थे उनको अपने पास लाने की कोशिश की, अपने साथ मिलाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया, ग्रुप की फॉर्मेशन करना शुरू किया। अब देखिए दोनों ही कंट्रीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे थे बट युद्ध हुआ क्यों नहीं। अब ऐसे सिचुएशन में जब दोनों ही कंट्रीज क्या हो, मान लीजिए ए पर्सन भी पावरफुल है और बी पर्सन भी पावरफुल है और दोनों को इस बात का पता है कि अगर दोनों के बीच में युद्ध होता है तो ये डिसाइड कर पाना कि इस युद्ध का रिजल्ट क्या होगा, इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, ठीक है। तो उस डर से, उस फियर से क्या करते हैं, ना तो ए युद्ध को स्टार्ट करता है ना बी युद्ध को स्टार्ट करता है। मींस फर्स्ट और सेकंड दोनों ही युद्ध को शुरू नहीं करते बिकॉज दोनों को डर है इस बात का कि जो युद्ध होगा उसका रिजल्ट देखने के लिए शायद वो बचे ही ना, या युद्ध का जो रिजल्ट होगा वो दोनों के लिए लॉस भरा होगा, दोनों को बहुत ज्यादा लॉस होगा हर सेक्टर में। सो दोनों के बीच एक तरीके का फियर क्रिएट हो जाता है और इसी रीजन बिंग वो क्या करते हैं, युद्ध नहीं करते। बट सेकंड एक चीज और अगर देखें, दोनों को पता था कि उनके पास न्यूक्लियर बम है। अगर मान लीजिए कि यूएस से न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करता इसके ऊपर, यूएसएसआर के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है यूएसएसआर भी करता और ऐसे सिचुएशन जब होती तो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाता कि अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर एटॉमिक एनर्जी यूज करते तो वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो जाती और कहीं ना कहीं इस युद्ध में जो न्यूक्लियर वेपन्स थे वो यूज किए जाते बाय दी बोथ नेशन, बाय द यूएसए एंड बाय द यूएसएसआर। सो बोथ आर अवॉइड द वॉर। दोनों को लग रहा था कि अगर हमने युद्ध को अवॉइड नहीं किया तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा और जिससे पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ दूसरे जो क्राइसिस हैं वो देखने को मिलेंगे। सो दोनों ने अवॉइड किया युद्ध को और जब युद्ध को उन्होंने अवॉइड किया तो इस चीज को या इस रूल को द रूल ऑफ डेटरेंस या युद्ध अपरोध का नियम क्या कहा जाता है, युद्ध अपरोध का नियम। When 2 countries are powerful, having same type of arms, having same type of military and both are in the fear of future, दोनों के दोनों इस डर में जीते हैं कि फ्यूचर क्या होगा। So they avoid, they adopt the policy of deterrence, तो उस चीज को युद्ध अपरोध का नियम कहा जाएगा। अब देखिए दोनों ने क्या किया, धीरे धीरे 1945 का कंडीशन हालांकि बहुत खराब हो चुकी थी अगर मैं क्यूबा मिसाइल क्राइसिस की बात करूं उसके बाद, बट दोनों ने कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन्स का यूज नहीं किया, दोनों ने युद्ध को अवॉइड करने की कोशिश की और इसी चीज ने ये शो किया कि कहीं ना कहीं यूएसए और कहीं ना कहीं यूएसएसआर दोनों इस बात को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बियर कर रहे हैं कि पूरी दुनिया को सेफ रखा जाए, पूरी दुनिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, पूरी दुनिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। चाहे दोनों ने अलग अलग ग्रुप्स को बनाया, चाहे
अगर मैं यूएसए की बात करूं तो उनको यूएसए ने जो ग्रुप बनाया उसे फर्स्ट ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यूएसएसआर है उसे सेकंड ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड है, और थर्ड नेम जो है उसे थर्ड ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट जो ग्रुप है उसे कैपिटलिस्ट ग्रुप कहा गया, सेकंड जो ग्रुप है उसे कम्युनिस्ट ग्रुप कहा गया, और थर्ड जो ग्रुप है इनकी अपनी कुछ खास विशेषताएं हैं। इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी इसके लिए कमेंट करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज मैं इस तरीके की बहुत ही यूजफुल जो वीडियो है वो आप सब लोगों के लिए बना रहा हूँ, उन सब एस्पिरेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस को +2 एज ए सब्जेक्ट लिए हुए हैं, या फिर वो एनसीईआरटी जो है उनकी बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं फॉर दी फ्यूचर, या वो लोग जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो मेरी वीडियोस है वो एनसीईआरटी को लेकर, पॉलिटिकल साइंस को लेकर बहुत यूजफुल होने वाली है। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।